करेंगे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 2। इसका जो यूनिट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 जिसने भी नहीं देखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसकी यूनिट 2। और इसी तरीके से जैसे हमने इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने यूनिट वाइज़ इंग्लिश का सारा ही सिलेबस कंप्लीट किया था, उसी तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को भी कवर करने वाले हैं। तो धीरे-धीरे सारी वीडियोज़ ही मैं अपलोड कर दूँगी। अभी कुछ नेट इश्यूज़ होने की वजह से जो वीडियोज़ हैं वो टाइम तक आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बट धीरे-धीरे सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँगे। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। देखिए साइंस को पढ़ने के जो दृष्टिकोण हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के जो दृष्टिकोण है, जिसमें कि एक आपका परंपरागत होता है और एक आपका आधुनिक होता है। तो दोनों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी छोटी सी यूनिट है ये। तो जो आपकी यूनिट 1 थी उसके 2 पार्ट थे, बट ये टॉपिक काफ़ी छोटा सा है, तो आई होप कि इसको हम पार्ट 1 में ही कवर कर लेंगे। बट अगर नहीं हो पाती है तो इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, और उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, कि क्या अप्रोच होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। तो अगर हम अप्रोच की बात करें तो जो पॉलिटिकल एक साइंस है उसको देखने या समझने का जो तरीका है वो सबका अपना अलग अलग तरीका है। देखिए पारंपरिक और आधुनिक की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम परंपरागत यानी प्राचीन समाज की बात करें तो शायद वहाँ पे हमें पॉलिटिकल साइंस की या किसी भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी नीड नहीं थी जितनी आज के टाइम पे, कि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता है चीज़ों की नीड भी बढ़ती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पॉलिटिकल साइंस में भी चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों को पढ़ेंगे, आधुनिक भी पढ़ेंगे और परंपरागत भी पढ़ेंगे, ताकि दोनों को हम रिलेट कर पाएँ और हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि किस टाइम में कानून की या जो भी अदर चीज़ें हैं उनकी नीड क्यों हुई और किस किस तरीके से वो चीज़ें सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होती हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोणों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स उसके अंदर यूज़ होते हैं, और अगर आधुनिक की हम बात करें तो ये काफ़ी साइंटिफिक है। ठीक है, तो सिंपल ये आपका ओवरव्यू था इस टॉपिक का। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो देखिए पारंपरिक दृष्टिकोण के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला प्राचीन दृष्टिकोण। तो ये जो है ये राजनीति के अध्ययन का सबसे पुराना तरीका है, मतलब जो आपका ऋग्वैदिक टाइम पे यूज़ हुआ करता था उस तरीके को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, क्योंकि पुराने टाइम में या फिर मेनली अगर ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखें तो वहाँ पे इस तरीके का कोई भी डेमोक्रेटिक या मोनार्कियल सिस्टम नहीं था। वहाँ पे क्या होता था, जो समाज में वर्ग थे, अलग अलग 4 वर्ग बने हुए थे, जो आपसी सहमति से ही समाज में और कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। तो उनकी आपसी ज़िम्मेदारी से चीज़ें होती थी, जो कि उनके नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक या फिर उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होती थी। तो राज्य सरकार और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कुछ लक्ष्य, नैतिक और सत्य को प्राप्त करने की खोज से जुड़ा हुआ था, और यहाँ अनुशासन नैतिकता की दुनिया के करीब जाता है। अत्यधिक सट्टा और अमूर्त होने के लिए दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। देखिए इस दृष्टिकोण की आलोचना होना जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे धर्म को और पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं और जो अनुशासन है उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। मतलब सोसाइटी का मेन काम था वो अनुशासन को बनाए रखना और ज्ञान की प्राप्ति। तो बाकी जो चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या सोसाइटी को रूल किस तरीके से किया जाए, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं किया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर है हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये जो जुड़ा हुआ है ये राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास से जुड़ा हुआ है, कि जहाँ से सोसाइटी में राजनीतिक संस्थाओं की नीड हुई या फिर नीड हुई हमें एक पॉलिटिकल ओवरव्यू या फिर एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, तब यहाँ पे कुछ राजनीतिक संस्थाओं का विकास होता है। और अतीत में व्यक्तियों की जो भूमिका है वो उद्देश्य, उपलब्धि और असफलता और भविष्य के लिए इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा आज भी देखने को मिलता है। मतलब पुराने टाइम में व्यक्तियों का ज़्यादा रूल रहा है हर टाइप के। अगर हम अप्रोच की बात करें, सभी में जो व्यक्ति हैं उनकी भूमिका ज़्यादा है। देखिए व्यक्ति से यहाँ पे मतलब है समाज का वर्ग, ठीक है, मतलब समाज में जो भी लोग रहते हैं, क्योंकि आपसी सहमति से ही वहाँ पे सोसाइटी को चलाया जाता था।
और आज के जो राजनीतिक मुद्दों हैं उनको समझने के लिए हमें हमेशा ऐतिहासिक जो मामले हैं या ऐतिहासिक सामना है उनका सहारा हमें लेना पड़ता है। जैसे आज भी अगर कोई भी नया लॉ पास होता है या कोई भी एक्ट बनता है तो पहले उसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रह चुका है उस पे मतलब उसको पहले चेक किया जाता है, उसके बाद ही कुछ फ़ैसले लिए जाते हैं। तो ऐतिहासिक जो समानताएँ हैं वो देश की एक तरीके से परंपराओं और नैतिक मूल्य को बनाए रखती हैं और साथ ही जो लोगों की भ्रम भ्रम होने की जो स्थिति है, मतलब भ्रम में पड़ सकते हैं नई चीज़ों के आने से, वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि पुरानी चीज़ों से उनको एक स्टेबल बैकग्राउंड मिल जाता है, एक बेस उनको मिल जाता है। ठीक है? अब हम इसी में पढ़ते हैं कानूनी दृष्टिकोण। ठीक है? तो ये जो हम सारे पढ़ रहे हैं ये परंपरागत दृष्टिकोण के पार्ट है। उसके बाद हम आधुनिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर कानूनी दृष्टिकोण की बात करें तो जो राजनीति का अध्ययन है वो राजनीतिक संगठन के रख-रखाव के लिए बनाई गई संस्थाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे धीरे-धीरे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की ज़रूरत महसूस हुई, तो जिस तरीके से राज्य बना, राज्य में कुछ राजनीतिक संगठन बने, कुछ कानूनी संस्थाएँ बनी, उनका अध्ययन कानूनी दृष्टिकोण के अंदर किया जाता है। ठीक है? क्योंकि राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगा रहता था और न्यायिक संस्थाओं का जो अध्ययन है वो राजनीतिक सिद्धांतों की चिंता बन जाता था। और यही दृष्टिकोण है जो राज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में देखता है जो कि मुख्य रूप से कानून के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है? अब आलोचना इसकी भी होती है। अगर हम आलोचनाओं की बात करें तो देखिए सोसाइटी में हर टाइप के लोग हैं और एक वर्ग ऐसा है कि जिसका जो काम है वो केवल और केवल आलोचना ही करना है। वो हर चीज़ की करेगा, चाहे वो चीज़ें पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों या फिर वो उनके यूज़ की हों या ना हो, उनका काम केवल आलोचनाएँ देना, तर्क देना है। तो इस चीज़ को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला है यहाँ पे संस्थागत दृष्टिकोण। तो अगर हम संस्थागत की बात करें तो ये जो दृष्टिकोण है ये संरचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में इसको देखा जाता है। देखिए संस्थागत वर्ड से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जो कानूनी संस्थाएं हैं उनका निर्माण हो चुका है और उनको उनके कार्य भी सौंप दिए गए हैं। जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जो हम आज देखते हैं, उनका जो एक ढांचा है वो यहाँ तक तैयार हो चुका है और अनौपचारिक जो संरचनाएँ पहले हुआ करती थी उनका भी अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। अब सरकारी प्रणालियों की तुलना में देखा जाए तो इनके अध्ययन को ना ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो समाज है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं, एक तो उनका कैटेगराइजेशन हो जाता है और काम का भी बंटवारा हो जाता है, तो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पर ही जोर देना ज़रूरी है क्योंकि दोनों में ही व्यक्तियों की जो भूमिका है वो मतलब उसको कुछ हद तक अनदेखा कर दिया गया है। अब ये जो संस्थाएं हैं सारा का सारा जो काम है वो इनकी जिम्मेदारी में आता है। तो इसकी आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि इसमें जो व्यक्तियों की भूमिका थी उसको थोड़ा-सा कम कर दिया गया था। ठीक है? तो क्रिटिसाइज़ इसको भी किया गया है। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो अगर आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में सबसे पहले आता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक के अंदर जो समुदाय के सदस्य हैं, जो राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या देते हैं या एक तरीके से जो एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में, हर टॉपिक पे या हर चीज़ पे या जो भी आपका करंट में है उस पे ध्यान देते हैं, उसकी समझ रखते हैं। मेनली उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो राज्य को मुख्य रूप से सामाजिक जीव के रूप में माना जाता है और राजनीति को समाजशास्त्री कारकों के माध्यम से समझा जाता है। लेकिन आलोचना को अगर हम माने तो सामाजिक संदर्भ पर बहुत ज़्यादा जोर देने से ना अनुशासन की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। तो देखिए सामाजिक दृष्टिकोण में पूरा का पूरा जो केंद्र है वो माना गया है राज्य को, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपका मेन जो हम पढ़ेंगे राज्य और सरकार को ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो सामाजिक दृष्टिकोण में केवल और केवल राज्य की बात की जाती है। अब अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये कानूनों के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों दोनों के अध्ययन की बात करता है। ठीक है? देखिए इनका मानना है कि राजनीतिक नेताओं के ना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से राजनीति के बारे में पता चलता है। मतलब उनका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है लीडर्स का, अगर उसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसको हम जान पाते हैं, तो शायद राजनीति के बारे में जानना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है राजनीति के अध्ययन में सामाजिक, कानूनी और आर्थिक कारकों की उपेक्षा करता है। ठीक है?
अब अगला चलते हैं आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो अगर हम आर्थिक की बात करें, क्योंकि जो उत्पादन है या वितरण है, इससे संबंधित जितने भी मामले होते हैं ना, सारे के सारे स्टेट के अंडर में आते हैं। तो आर्थिक मामलों में भी राजनीतिक सिद्धांतकारों के लिए ना चिंता का विषय बन जाता है कि सारी की सारी चीज़ें ना स्टेट के अंडर में आती हैं। तो बिना स्टेट की परमिशन के कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। और दृष्टिकोण आर्थिक मामलों को विनियमित करने में ना राज्य की भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया गया, और तर्क भी दिया गया कि आर्थिक मामले जो हैं वो राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अब दृष्टिकोण व्यक्तियों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन को जोड़ना और समझने की ओर झुकाव देता है, लेकिन दृष्टिकोण केवल आर्थिक कारकों को ध्यान में रखता है और सामाजिक और जो वैज्ञानिक कारक हैं उनकी यहाँ पे उपेक्षा की जाती है। तो केवल आर्थिक दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंस दी जाती है इस वजह से, क्योंकि इसमें स्टेट का काफ़ी एक अहम रोल होता है कि स्टेट के बिना कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्यवहार दृष्टिकोण। तो अगर व्यवहार की बात करें तो मतलब प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर जो आज के टाइम में है, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि ये जो दृष्टिकोण है राजनीतिक व्यवहार का केंद्रित है और राजनीतिक संदर्भों में मनुष्य के दृष्टिकोण और वरीयताओं का ये अध्ययन करता है। तो इस तरीके से राजनीति के अध्ययन में अपना ध्यान औपचारिकता और आदर्शवाद से हटाकर के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित कर दिया जाता है। लेकिन अगर आलोचकों का तर्क देखा जाए तो दृष्टिकोण ये वाला जो है वो वैज्ञानिक तरीकों की झूठी अवधारणा का पर आधारित है। क्योंकि अगर हम अब के साइंस को देखें या फिर पॉलिटी में ही हम थोड़ा और डीप में जाके देखें तो चीज़ें काफ़ी डायनामिक हो चुकी हैं, मतलब जो हम यूनिट फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट है आपका यहाँ पे मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मेनली होता क्या है, जो आपके कार्ल मार्क्स हैं उन्हीं के सिद्धांतों का एक ओवरव्यू आपको दिया जाता है। तो ये जो दृष्टिकोण है ये मूल रूप से ना आधुनिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये राज्य को एक वर्ग और अंतर्विरोधों के अपरिहार्य परिणाम के रूप में देखता है। और इसका मानना है कि राजनीतिक और आर्थिक ताकतों के बीच में काफ़ी ज़्यादा संपर्क है और वो एक दूसरे से अलग करना उनको काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है ये आर्थिक कारकों को अनुचित महत्व देता है और बाकी कारकों की उपेक्षा करता है। तो इनका मानना है कि जो राजनीतिक और आर्थिक ताकतें हैं वो आपस में मिल करके काम करते हैं और उनको अलग करना भी मुश्किल है, और बाकी के जितने भी दृष्टिकोण हैं उन सबको वो अनदेखा करती हैं। देखिए यही था हमारा यूनिट 2 का जो मेन टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो ये आपका ना मतलब यूनिट 2 में नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं, तो ये टॉपिक आपको तीनों ही यूनिट में हेल्प करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस के साथ में अदर सोशल साइंसेज हैं उनका क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो ये थी हमारी यूनिट 2 जो कि हमने फिनिश कर ली अच्छे से। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पॉलिटी यूनिट 3 और उसके साथ साथ हिस्ट्री की यूनिट 1 एंड 2। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश की सारी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप सारी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।